हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 फरवरी 2024। तो आज का डेली द हिंदू एनालिसिस देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा इन वीडियोस में। तो कल एक वीडियो डाला था, प्लीज़ आप उसको जाके देखिए, इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ईडी अरेस्ट हेमंत सोरेन चंपई टू टेक ओवर एज ए सीएम। तो यहाँ पे आपको ईडी अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो गया है, तो आपको ऑफिस ऑफ ईडी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ईडी जो है किस किस लॉ के तहत फंक्शन करती है। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। अब पीएमएलए के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या क्या कर सकती है, ट्रेस द एसेट्स, अटैच द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है। ठीक है, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्पेशल कोर्ट। तो ये आपको एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्ट्स के अंदर ईडी कार्यवाही कर सकती है। तो ये पहला न्यूज़ था। दूसरा न्यूज़ है आरबीआई ने पेटीएम वॉलेट और जो फास्टैग होता है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। अब इसमें से आपको एक चीज़ जानने की बात है, व्हाट इज़ पेमेंट बैंक, और पेमेंट बैंक रेगुलर बैंक से कैसे अलग होते हैं। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं वो कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड, लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। वो केवल डिमांड डिपॉजिट ही डिमांड कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं, जैसे कि एफडी। और वो एनआरआई से भी डिपॉजिट नहीं दे सकते। ठीक है, एक डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने इसका एक सुझाव दिया था। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेनिफिट है। चैलेंजेस है कि ऑलरेडी से ऐसे इतने सारे ऐप्स प्रेजेंट हैं, तो हम इन बैंकों की तरफ क्यों जाएं। तो आपको पेमेंट बैंक के बारे में पता होगा, जब भी आप अपना इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से पेमेंट बैंक और रेगुलर बैंक में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, और वो किसके द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में सेटअप किया गया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है जिसका काम है फिस्कल फेडरलिज्म को जिंदा रखना। ठीक है, इसका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टैक्स आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट्स, किस स्टेट्स को कितना मिलेगा ये उसका भी ध्यान देता है, और सेंटर स्टेट को कितना परसेंट देगा वो भी है। तो ये आपको 14 और 15 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला ये था। 14 फाइनेंस कमीशन में इन आधार पे, इन 4 पैरामीटर्स के वेटेज पे दिया जाता था। 15 फाइनेंस कमीशन में 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब 16 फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। अब इनके भी पैरामीटर्स आने दीजिए, तब हम पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से पैरामीटर्स के थ्रू टैक्स का डिवोल्यूशन होगा फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बिटवीन स्टेट्स। तो होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये एक सेल कल्चर की मदद से एक ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल ब्रेन का यूज़ किया गया है। ये एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, सेल कल्चर, सेल टिश्यू को यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड इन न्यूज़ है ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है। अब ये लिख देगा कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरी चीज़ है, कोई बड़ी सी एआई कंप्यूटर है, तो क्या है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड इन न्यूज़ में ये साइंटिफिक कीवर्ड न्यूज़ में इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है न्यूरालिंक डिवाइस, जो एलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक। उसने क्या किया है कि फर्स्ट ह्यूमन हैज़ रिसीव न्यूरालिंक इम्प्लांट, दिमाग में एक कॉइन के साइज का चिप लगाया गया है। ठीक है, अब वो चिप उसके ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया गया है, और वो अगर मान लीजिए जैसे आपके ब्रेन में इम्प्लांट हो गया, अब आप जैसे एक एडवांस तरीका बताते हैं, आपको ये कंप्यूटर चलाना है तो आप टच करके नहीं चलाएंगे, आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि कॉल लग जाए, तो वो दिमाग से वो कनेक्टेड रहेगा, वो जो चिप रहेगी वो कनेक्टेड रहेगी आपके डिवाइस से, और आप जो सोचेंगे वो उससे ऑपरेट होगा। तो ये एक हाई रिस्क प्रोजेक्ट है,
जिसकी सक्सेस रेट पता चल गया, क्योंकि ये फर्स्ट ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। इससे पहले चिंपैंजी के ऊपर ट्रायल किया गया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। तो होप आपको ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। ओके, तो ये एडिटोरियल आया है म्यांमार क्राइसिस के बारे में, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो म्यांमार में तीन स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी लड़ रहे हैं। एक मिलिट्री हो गई, एक एथनिक ग्रुप हो गया, और एक पीपल्स जो वहाँ के आम नागरिक हैं। तो उनके बीच में ये पूरा ट्रायंगुलर आर्किटेक्चर समझाया गया है इस आर्टिकल में। इंडिया का क्या रोल है, क्या इंटरेस्ट है, क्या ऑप्शंस हैं, वो आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स में बताया गया है। और इंडिया को फाइनली करना क्या चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का म्यांमार एक बहुत अहम हिस्सा है, और इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक अहम हिस्सा है म्यांमार। तो आपको इस तरीके से कई डायमेंशंस में सोचना है। जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे तो आपको मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में एक आर्टिकल है, तो होप आपको ये पढ़ के समझ में आएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार ट्विटर थ्रेड भी लिख लिया है, बहुत बार इसका आर्टिकल भी समझा दिया है। तो ये आप पढ़ के वापस से वो रिवाइज करेंगे जो जो आपने सीखा है। तो ये था आज 1 फरवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप यू लाइक इट, और प्लीज़ कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।